डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम क्या है आपका वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। और तो चैप्टर पढ़ रहे क्या, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसके हम NCERT जोन के क्वेश्चंस और आंसर्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चंस आपको अपने समझाए थे और इसके बाद क्वेश्चंस हम आपको 3 क्वेश्चन आज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके पहले जो बात आपके लिए मल्लावा पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आपका हाई स्कूल में सोशल स्टडी में जितना आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये बात मैंने अपने अगले वाले वीडियो में बताई थी कि जितना कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है सोशल स्टडी में वो आप स्कूल में आकर के अपना चेक करा लीजिए, ठीक है। हमारे पास पूरी डिटेल है कि हमने क्लास में और क्लास के साथ साथ में ऑनलाइन हमने कितना कोर्स हमने आपको पढ़ाया है। जितना कोर्स हमने पढ़ाया है और जितना कोर्स हमने आपके नोटबुक पर फेयर करवाया है, कृपया वो समस्त कोर्स आप विद्यालय में आकर के चेक करा लीजिए, ठीक है। मैं आपको हमारे पास पूरा डिटेल रखा हुआ है लिख करके हमने कि हमने कितना कोर्स आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। तो सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री में मतलब इतिहास में आपका संपूर्ण कोर्स कंप्लीट हो चुका है और ये फेयर करवाया जा चुका है, ठीक है, समझ रहे आप। हिस्ट्री में मतलब इतिहास में कक्षा 10 में सारा का सारा कोर्स आपका पूरा हो चुका है, आपका फेयर करवाया जा चुका है। और अगले वाले मंडे और ट्यूसडे को आपकी हर एक बच्चे की हिस्ट्री की कॉपी आपको चेक करवानी है स्कूल आकर के, ठीक है। इसके बाद सिविक्स में आते हैं स्टूडेंट्स। सिविक्स में टोटल चैप्टर हमारे हैं 8, कितने हैं, 8 चैप्टर हमारे हैं। सोशल स्टडी में सिविक्स में मतलब नागरिक शास्त्र में टोटल 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर कंप्लीट करवा जा चुके हैं। 3 चैप्टर में 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके फेयर करवा जा चुके हैं, ठीक है। तो बुधवार को आपको सिविक्स के तीनों चैप्टर बुधवार को हर एक स्टूडेंट को जरूर चेक करा लेना है, ठीक है, क्योंकि अगले हफ्ते में आपका केवल चेकिंग होगा बस। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में टोटल लेसन्स की संख्या है, टोटल पाठों की संख्या है 7 और ये सभी 7 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं और फेयर करवाए जा चुके हैं, ठीक है। तो अगले सप्ताह के थर्सडे को और फ्राइडे को मतलब बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को आपको ज्योग्राफी की हर एक स्टूडेंट को ज्योग्राफी का वो आपको चेक करवाना है, ठीक है। हर एक बच्चे की ज्योग्राफी कंप्लीट पूरी हो चुकी है और वो पूरी कॉपी आपकी चेक होनी चाहिए। 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पूरा हो चुका है, पूरा फेयर हो चुका है। इसको आपको बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जरूर चेक करा लेना है। इसके बाद हमारा आखिरी बचता है क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुल चैप्टर्स की कुल पाठों की संख्या है 5 मतलब 5, ठीक है। 5 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में और 5 चैप्टर्स में से आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, और फेयर भी कराए जा चुके हैं, ठीक है। और इसके NCERT जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 की, इसके 3 जो क्वेश्चन है वो समझाए जा चुके हैं। आज 4 क्वेश्चन हम आपको और इसी वीडियो में समझाएंगे। तो अगले वाले शनिवार को, इस वाले शनिवार को नहीं, अगले वाले शनिवार को आपको चारों चैप्टर्स इकोनॉमिक्स अगर छूटी हो तो पूरी करके अगले वाले सैटरडे को आपको
इकोनॉमिक्स भी चेक करा लेनी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको जितना भी कोर्स पढ़ाया जा चुका है, जितना फेयर कराया जा चुका है, वो सब आपको आपके पास आज बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार है, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 5 दिन का आपके पास समय है। आपका अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ भी अगर आपका छूटा है तो इन 5 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए और अगले सप्ताह में सोशल स्टडी का पूरा कोर्स आपको हर हाल में चेक करवा लेना है। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए, सोमवार और मंगलवार को, अगले सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को आपकी हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, पूरी हिस्ट्री चेक की जाएगी। और बुधवार को, मतलब अगले वाले सप्ताह के वेडनेसडे को, आज का नहीं, अगले वाले वेडनेसडे को आपके 3 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने चाहिए, वो चेक की जाएंगी। इसके बाद में थर्सडे और फ्राइडे को सारी की सारी ज्योग्राफी आपकी 7 चैप्टर्स पढ़ चुकी है, फेयर कराई जा चुकी है, वो सारे के सारे कंप्लीट ज्योग्राफी 7 चैप्टर्स तक आपकी चेक होनी चाहिए, चेक करवा लीजिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अगले सप्ताह की। और इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर्स, 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर तक आपको अगले वाले शनिवार को वापस चेक करानी है। इसको आप किसी भी कीमत पर इन 5 दिन में, मतलब इस वाले सप्ताह में पूरा करिए और अगले वाले सप्ताह में आपको चेक करानी है। ठीक है, किसी भी कीमत पर आपका सोशल स्टडी का कोर्स जो है वो चेक करना है पूरा। ठीक है, इसके बाद में अब हम आते हैं, ये हमारे पास पूरा रिटर्न है, लिखा हुआ रखा है कितना हमने कोर्स पढ़ाया है। इसमें से अगर आपका कुछ भी छूटा हुआ मिलता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, इसलिए अभी आपका मौका है। ठीक है, अगर कुछ छूटा है और आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है लिखने के लिए तो आप विद्यालय में आकर के हमसे संपर्क करिए। ठीक है, विद्यालय में आकर के अपने संबंधित अध्यापक से, सोशल स्टडी में हम पढ़ाते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, स्कूल से संपर्क करिए। अगर आपको कुछ छूट रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या कापी नहीं मिल पा रही, जो भी समस्या हो सोशल स्टडी में, वो आपको आकर के हमको बतानी है, हम आपका कोर्स पूरा करवाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अगले सप्ताह में आपका कोई भी चैप्टर बिना चेक का बचना नहीं चाहिए, बात ये है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्या, NCERT के क्वेश्चन, इनको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम आपको समझा चुके थे, चौथा क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो आपका है, लिखा है क्या, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, आइए आपको बताते हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में विभिन्न तरीकों से उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। कैसे, पहली बात तो क्या है, संयुक्त उत्पादन के द्वारा कैसे रखती है। नंबर 1 टॉपिक क्या आपका है कि संयुक्त उत्पादन के द्वारा। कैसे कि कभी कभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कुछ देशों की स्थानीय, मतलब कुछ देशों की जो वहां पहले से स्थापित कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से उत्पादन कार्य करते हैं। ठीक है, और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। संयुक्त उत्पादन से जो उत्पादन का जो लाभ है वो स्थानीय कंपनी को दोहरा प्राप्त होता है। पहला लाभ क्या प्राप्त होता है कि पहला बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो स्थानीय कंपनियों को, ठीक है, स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त मात्रा में निवेश करने के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, और साथ साथ में कह रहा क्या, और जैसे कि ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए मशीनें खरीदना, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए कच्चे माल को खरीदना, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए श्रम को खरीदना। ठीक है, ऐसे चीजों में विदेशी कंपनियां जो हैं वो स्थानीय कंपनियों में धन का निवेश करती हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को
दोहरा लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी अपने साथ में लेकर के आती हैं। ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने साथ साथ में मतलब धन का निवेश करने के साथ साथ में उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी भी अपने साथ में लेकर के आती हैं। ठीक है, दूसरा किस प्रकार से नियंत्रण करती हैं, उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं स्थानीय कंपनियों को खरीद करके। स्थानीय कंपनियों को खरीद करके भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों पर या और उत्पादन पर नियंत्रण करती है। कैसे? स्थानीय कंपनियों को खरीद करके। कैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद करके, ठीक है, अपने उत्पादन का विस्तार करती है। मतलब जो दूसरे देशों की कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो किसी देश की छोटी सी कंपनी को खरीद करके उसमें और धन का निवेश करके, ठीक है, उत्पादन का विस्तार करती, बड़ी मात्रा में उत्पादन करती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में धन का निवेश करने के कारण, ज्यादा मात्रा में धन का निवेश करने के कारण ये कंपनियां आसानी से स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और अपने उत्पादन का विस्तार करती हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आपका क्या है कि छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। ठीक है, कैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से भी उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। कैसे कि विकसित देशों की जो बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। जैसे वस्त्र है, जूते चप्पल है, खेल का सामान बनाने के में ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो छोटे उत्पादकों से अपने उत्पादन को प्राप्त करती हैं और अपनी कंपनी का प्रचार कर, अपनी कंपनी का लोगो लगा के या ब्रांड के तौर पर ये कंपनियां, ठीक है, इन छोटे उत्पादकों के उत्पाद को अपना बता करके बाजारों में बेचती हैं। ठीक है, जैसे एडिडास है, ठीक है, तमाम कंपनियां हैं, तो वो क्या करती हैं, छोटे उत्पादकों से वस्तुओं का उत्पादन करवाती हैं और उनको अपनी कंपनियों के माध्यम से उनको बेचती हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और ये कंपनियां इन वस्तुओं को अपने ब्रांड के नाम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जैसा हमने आपको बताया। ठीक है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादकों से उत्पादन को प्राप्त करती हैं और उनको उन उत्पादनों को, उन वस्तुओं को वो अपने ब्रांड से मार्केट में बेचती हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर इस प्रकार से नियंत्रण रखती हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि विकसित देश विकासशील देशों में, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। ठीक है, क्या बताया हमने कि विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए मांगते हैं ताकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी व्यापार के लिए और विदेशी निवेश के लिए, ठीक है, विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके। जब एक देश, जब विकासशील देश उदारीकरण को अपनाएगा तो ये विकसित देश अपने उत्पादों को उस विकासशील देश में आसानी से बेच सकेंगे और उनको ज्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। तो ये ज्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों से उदारीकरण को मांगते हैं, उदारीकरण की नीति को मांगते हैं। ठीक है, उदारीकरण की प्रक्रिया चाहते हैं ताकि
विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम से कम प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। ठीक है, साथ साथ में इसके अलावा विकसित देश ऊंची दर का लाभ अर्जित करने के लिए भी विकासशील देशों में निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, अगला बात क्या है कि विकासशील देशों को भी बदले में, अब विकासशील देश क्या चाहते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में विकसित देशों द्वारा अनुचित ढंग से अपनाए गए व्यापार अवरोधकों को हटाने, उनके बाजार तक पहुंचने और अधिक आर्थिक सहायता की मांग करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा विकासशील देश समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर के भी विकसित देशों के प्रभाव का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तथा उचित व सही नियमों के लिए वो विश्व व्यापार संगठन को भी जा सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आज हम केवल आपके लिए 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर आप कर चुके हो, समझने का प्रयास करिए, लिख करके अभ्यास करने का प्रयास करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ। और जो मैंने पहले बार बताई है कि इस वाले सप्ताह में आपको अपना पूरा कोर्स जो छूटा होता है उसको आप स्कूल के माध्यम से संपर्क करके या अपने साथी विद्यार्थी से संपर्क करके अपने कोर्स को पूरा कर डालिए, और अगले वाले सप्ताह में आप अपना सारा का सारा कोर्स चेक करवाइए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।